हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम लोग भारत को संविधान में बताए थे आप लोगों को। इसमें 22 भाग हैं, तो 22 भाग में से हम लोग एक भाग को उठाए थे जो कि हमारा भाग 3 था। ठीक है, तो हम लोग भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे। और भाग 3 में क्या है हमारा? भाग 3 में हमारा है मूल अधिकार। ठीक है, हमारा है मूल अधिकार। तो हम लोग इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मूल अधिकार को हम बताए थे आपको कि मूल अधिकार जो हमारा है वो 6 भागों में बांटा गया था। अरे सॉरी, 7 भागों में बांटा गया था। 7 भागों में से एक भाग जो हमारा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और इसे हटाकर हमारे पास अभी कितने मूल अधिकार में भाग बटे जाए? तो मूल अधिकार में हमारे पास कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। ठीक है, अब 6 प्रकारों में से हम लोग 5 प्रकार को तो नहीं, 4 प्रकारों को पढ़े हैं। कौन कौन? एक हमारा है समानता का अधिकार, एक हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, एक हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल कहां से कहां तक है? इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा है अनुच्छेद, यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में दिया है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का मतलब क्या हुआ? शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का मतलब हुआ कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक, अब देखिए अल्पसंख्यक क्या होता है? तो अल्पसंख्यक को हम लोग समझाने के लिए इसको पहले समझ लेते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है ये हमारे अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। ठीक है, अब अल्पसंख्यक क्या होते हैं हम लोग आगे समझते हैं, उसके पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय क्या? जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृति, इन सब के आधार पे जो अल्पसंख्यक होंगे, जो कम मात्रा में होंगे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं वे अल्पसंख्यक होते हैं जो जिनकी संख्या क्या होती है कि दूसरे की अपेक्षा कम हो। ठीक है, तो भारत में हिंदू को छोड़ के, ठीक है, हिंदू जो धर्म है उसको छोड़ के मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब जो है वो बौद्ध, ये सब जो मतलब है धर्म जो है वो क्या है? अल्पसंख्यक के कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इन सबको अल्पसंख्यक माना जाता है। अगर आप लोग लिखना चाहते लिख लीजिए हिंदू को छोड़ के। ठीक है, मुस्लिम, उसके बाद आता है हमारा मुस्लिम के बाद जैन, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, ये सब जो हमारे वो क्या है? ये सब हमारे अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अल्पसंख्यक को निर्धारित कैसे किया जाता है? तो एक जो हमारा पूरा देश है, पूरे देश में अगर देखें तो पूरे देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग राज्यवार देखें, राज्य जो राज्य हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में देखें तो किसी राज्य में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, लगभग ज्यादातर राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। जैसे हम लोग पूर्वोत्तर भारत में अगर चले जाएं तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य पड़ेंगे उसमें से अगर हम लोग नागालैंड देखें, मिजोरम देखें, तो इन सब राज्यों में क्या है? वहां पे क्रिश्चियन लोग यानी ईसाई लोग वहां पे ज्यादा है। ठीक है, वहां पे ईसाई लोग ज्यादा है, यानी कि उनकी वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। तो जो वहां पे हिंदू है वो माइनॉरिटी हो गया, मतलब अल्पसंख्यक हो गया। ठीक है, तो हिंदू वहां पे मिजोरम, नागालैंड, ये सब राज्य जो है ये सब में वहां पे ये मतलब कि जो हमारे हिंदू है वो वहां पे अल्पसंख्यक हो गए हैं, और वहां पे ईसाइयों की संख्या या क्रिश्चियनों की संख्या वहां पे ज्यादा हो गई है। देखिए वहां पे ईसाई या क्रिश्चियन ज्यादा होने का एक कारण भी है। क्या था कि पहले जो था वो हमारा मतलब जाति, धर्म, ये मतलब छुआछूत जात के आधार पे बहुत हुआ करता था। ठीक है, जाति और धर्म के आधार पे छुआछूत बहुत हुआ करता था। तो हिंदू जो है हमारे, हिंदू को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। ऊपर सबसे जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, उसके नीचे जो होंगे वो क्षत्रिय होंगे, उसके नीचे जो होंगे वो वैश्य होंगे, उसके नीचे जो होंगे हमारे वो शूद्र होंगे। तो जो हमारे शूद्र और वैश्य हुआ करते थे, ये क्या करते थे कि जो बड़े लोग हैं, जो मतलब कि जैसे कि जो ऊपर वाले थे, इसको हम लोग बोलते हैं सोपानीकरण या हायरार्की। जो ये हम व्यवस्था बताया आप लोगों को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसको हम लोग बोलते हैं सोपानीकरण व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो हमारा सोपानीकरण व्यवस्था था, इसमें जो हमारे ब्राह्मण थे इनको बहुत उच्च लेवल का माना जाता था, और जो हमारे नीचे शूद्र व्यक्ति थे, ठीक है, शूद्रों को क्या करते थे ये लोग कि छुआछूत के तहत इन्हें अछूत मानते थे। ठीक है, इन्हें अछूत मानते थे, इनसे दूर रहना पसंद करते थे, इनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। इनके साथ क्या होता था पहले कि तालाब में अगर व्यक्ति पानी पीने जाता है, कोई शूद्र व्यक्ति है
क्या कोई मतलब कि ये जो इन लोग व्यक्तियों के साथ क्या करते थे कि किसी तालाब में, यहाँ तक कि कुएं तालाब का जो पानी होता है वो इतना विशाल होता है, उसका पानी अगर वो शूद्र व्यक्ति छू लेता था, वहां का पानी पी लेता था, तो उस पानी को क्या करते थे कि जो ब्राह्मण व्यक्ति थे या क्षत्रिय व्यक्ति थे, ये लोग इसको अशुद्ध मानने लगते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो हमारे मतलब ईसाई क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म में क्या था, ये जो हमारा ये पश्चिमी देशों की एक सभ्यता के लोग हैं, ईसाई जो हमारे थे वो पश्चिमी सभ्यता के लोग, मतलब पश्चिमी देशों से आए हुए हैं। तो ईसा सॉरी, ईसाइयों में क्या था कि ईसाई अपनी एक मतलब कि उनका एक पोशाक हुआ करता था, वो क्या करते थे कि टाई बेल्ट सूट वो पहन के रहते थे। ठीक है, तो इन्हें अछूत नहीं माना जाता था, क्योंकि ये पश्चिमी देश से आए हुए थे, तो इन्हें अछूत नहीं माना जाता था। और इनमें क्या था, ईसाई बोलते थे कि आप हमारा धर्म ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी ये जो हम लोग को मतलब सुविधा हम लोगों को मिली मिली है वो आपको भी मिल जाएगी। तो क्या करते थे, जो शूद्र व्यक्ति हुआ करते थे या जो वैश्य या शूद्र हुआ करते थे, जो नीचे तबके के व्यक्ति थे, जिनसे छुआछूत या अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, वो व्यक्ति क्या करते थे कि वो लोग ईसाई धर्म ज्वाइन कर लेते थे, ईसाई धर्म में अपने धर्म को परिवर्तित कर देते थे। ठीक है, तो ईसाई धर्म जो पश्चिम जो हमारा मणिपुर वाला हिस्सा है, वहां पे जनजाति एरिया बहुत पाया जाता है, मणिपुर है, नागालैंड है, वहां पे जनजाति एरिया ज्यादा पाया जाता था। तो जनजातियों के साथ क्या किया जाता था कि दुर्व्यवहार वो लोग करते थे। ठीक है, जो ऊंचे तबके के लोग थे वो दुर्व्यवहार उन लोगों के साथ करते थे। तो जो हमारे नीचे शूद्र व्यक्ति थे वो क्या किए कि अपने धर्म को परिवर्तन करके पहुंच गए वो लोग ईसाई धर्म में। ठीक है, तो ईसाई धर्म की संख्या यहाँ पे इसलिए बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ईसाई धर्म ज्यादा हो गए, तो वहां पे मतलब कि अगर हम लोग राज्यवार देखें, ठीक है, अगर हम लोग राज्य के अनुसार देखें, तो राज्य के अनुसार किसी राज्य में ज्यादा है हिंदू, किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में मुस्लिम ज्यादा है, किसी राज्य में मुस्लिम कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पूरे देश को ओवरऑल पूरे देश को अगर देखते हैं, तो जो हमारा पूरा देश है, पूरे देश में मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध, इन सबको क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक माना जाता है। जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, तो अल्पसंख्यक आप लोगों को समझ में आ गया, और शिक्षा और संस्कृति का मतलब अब क्या हुआ, ये आर्टिकल हम लोग 29-30 पढ़ते हैं, उसमें बारी बारी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना अनुच्छेद 29। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अनुच्छेद 29। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 में क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि किसी भी नागरिक समूह को, ठीक है, जैसे कोई नागरिक जो एक समूह बनाता है, उस समूह द्वारा अपने शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति को, शिक्षा एवं संस्कृति को, ये देखिए अल्पसंख्यकों की बात होगी, यहाँ पे शिक्षा संस्कृति जो भी आएगा वो सब इसमें आर्टिकल 29 इसमें अल्पसंख्यकों के लिए ये सब किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए ये अधिकार दिया गया है, कैसे दिया गया है, तो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, भाषा, धर्म, जाति, इन सब के आधार पे, या मूल वंश के आधार पे, मूल वंश इसमें नहीं लेंगे ना, यही देखेंगे भाषा, धर्म, यहाँ पे संस्कृति भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि संस्कृति सबका अपना अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, जैसे हिंदू हो गए तो हिंदू का अपना कल्चर होगा, मुस्लिम हो गए मुस्लिम का अपना होगा, ईसाई हो गए ईसाई का अपना होगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे ईसाई व्यक्ति क्या करते हैं कि सुबह सुबह अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक दूसरे के लिए। अगर दोपहर के समय मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम के समय बोलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे, रात में जब सोते समय मिलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। उसी प्रकार से हमारे हिंदू मतलब हिंदू अगर हम लोग हिंदू में आते हैं तो हिंदू लोग क्या करते हैं कि जब मतलब कि अपने बराबर के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते बोलते हैं, अपने बड़े लोगों से मिलते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि सबका अपना अपना कल्चर है। और वैसे ही मुस्लिम मिलते हैं तो मुस्लिम व्यक्ति क्या करते हैं, उनके लिए जो मतलब अपना सजदा करके बोलते हैं सलाम वालेकुम, या जो भी बोलते हैं वो लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, इन सब के आधार पे जो होगा वो अल्पसंख्यकों के साथ कुछ मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, इन सब को क्या करेंगे कि इन सब के आधार पे जो हमारे अल्पसंख्यक होंगे उन्हें के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा मतलब क्या हुआ कि इन्हें किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश या नामांकन, यानी कि जब कोई व्यक्ति एडमिशन लेने जाता है किसी शिक्षण संस्थान में तो उन्हें इस आधार पे, ये नहीं कि ये किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है तो इसे एडमिशन नहीं मिलेगा,
किसी अन्य जाति का व्यक्ति है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी अन्य भाषा का व्यक्ति है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस आधार पे वहां पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए इसका ओवरऑल अगर हम लोग देखें क्या होता है, तो ये आर्टिकल 29 हमारा है जो वो धर्म, भाषा, जात इन सब के आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करता है, तो आर्टिकल हमारा 19 करता है, अरे 29 करता है, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। वो अल्पसंख्यक किस प्रकार से हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर हो सकते हैं, अगर और हम लोग लिखना चाहें तो लिपि के आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिपि क्या होती है, लिपि आप लोग समझते होंगे, जैसे हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा हमारी क्या होती है, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाहिने लिखते हुए आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इधर से क्या करेंगे, इधर लिखते हुए जाएंगे, तो ये हमारा बाया हो गया और ये हमारा दाया हो गया, तो बाएं से दाएं जाएंगे। लेकिन वही हम लोग उर्दू में चले जाए, ठीक है, जो हमारा उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा में क्या करते हैं कि दाएं से बाएं लिखते हुए आते हैं। ठीक है, वहां इधर से इधर आएंगे, और हम लोग हिंदी में इधर से इधर लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, तो लिपि जो होती है वो हम लोगों की जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, अगर लिपियों के बारे में हम लोग देखें तो देवनागरी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि हो गई, ये सब लिपि पहले इस्तेमाल होती थी, जैसे खरोष्ठी लिपि हो गई, ये सब लिपियों का इस्तेमाल पहले राजा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो लिपि हमारा आप लोग समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 29। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। अब देखिए आर्टिकल 29 और 30 में आप लोगों को बताया है कि ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 29-30 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। ठीक है, तो 29 में हो गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा, वो भी भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, इन सब के आधार पे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30। अब देखिए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद में 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान यानी शिक्षा के लिए जो विद्यालय खोलते हैं उन्हें वो खोल सकते हैं। तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए कि अल्पसंख्यक अपने अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और देखिए ये शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलेगा, उसको खोलने के लिए क्या करेगा कि राज्य, जो हमारा देश है, राज्य है, वो उनको पैसा देगा। ठीक है, तो राज्य यहां लिख लेंगे हम लोग, राज्य अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान के लिए अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए वित्त यानी संपत्ति, यानी ठीक है, वित्त यानी धन ना, वित्त देगा या वित्त देने का देगा। ठीक है, राज्य अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए वित्त देगा। ठीक है, वित्त देगा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो उसके लिए राज्य उसकी सहायता करेगा, राज्य उसे अनुदान देगा। ठीक है, जैसे कि कोई शिक्षण संस्थान खुलते हैं, जैसे कि राज्य क्या करता है कि किसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करता है तो राज्य क्या करता है उसमें अपना पैसा लगाता है। उसी प्रकार से जब कोई अल्पसंख्यक कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है तो उसके लिए राज्य या देश हमारा उसे पैसा देगा। ठीक है, उसे वित्त प्रदान करेगा, अनुदान देगा। तो राज्य, ये अल्पसंख्यक क्या करेंगे कि अपने स्कूल को खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें मतलब कि एग्जांपल अगर कुछ देखना चाहें तो जैसे कि ये मतलब अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोलते हैं, तो जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक मदरसा का प्रचलन है। ठीक है, मदरसा ये लोग चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग लिख सकते हैं मदरसा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि मदरसा का संचालन करते हैं। मदरसा में क्या होता है, वहां पे उर्दू भाषा की शिक्षा दी जाती है। वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि संस्कृत विद्यालय जो होते हैं हमारे, संस्कृत
ठीक है, संस्कृत विद्यालय ये भी खोले जाता है। ठीक है, तो संस्कृत विद्यालय खोले जा सकते हैं और हमारे मदरसा खोले जा सकते हैं, ये सब हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपने रुचि के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है और जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, वो अपने रुचि का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अपने रुचि का मतलब क्या हुआ कि वो अगर वहां पे भाषाई अल्पसंख्यक है तो वो लोग अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि वो लोग मान लीजिए उर्दू धर्म के हो गए, ठीक है, मुस्लिम है तो वो लोग उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू अगर मान लीजिए वहां पे अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो उनका भाषा है वो अल्पसंख्यक मात्रा में वहां पे बोली जाती है, तो वो लोग क्या करेंगे अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने रुचि का, अपने मन पसंद का वहां पे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो कि शिक्षा और संस्कृति के अधिकार को रक्षा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। अब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग इसके आगे आते हैं तो हमारा आता है एक आर्टिकल, हम लोग अगले वाले भाग में अगर जाए जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि एक हमारा था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को आप लोगों को बताया था कि उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं संपत्ति का अधिकार। अब देखिए ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ये किस अनुच्छेद में था, तो ये हमारा था अनुच्छेद 31 में। ठीक है, और इसे क्या किया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 31 में है उसे समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त कैसे किया गया था तो ये भी हम लोग देखते हैं। तो संपत्ति का अधिकार आप लोगों को मूल अधिकार पढ़ाते समय दो जगह बताएंगे, एक तो आर्टिकल 31 में जो कि समाप्त कर दिया गया है, और एक आर्टिकल 19F। ठीक है, जब आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे 19 अनुच्छेद 19 तो इसमें बताया था हम लोग आप लोगों को कि जो हमारा आर्टिकल 19F, ठीक है, आर्टिकल 19F का क्या हुआ, उसमें आप लोग बताए थे कि पहला जो था हमारा बोलने की आजादी थी, फिर हमारी क्या थी सभा करने की आजादी थी, संगठन बनाने की आजादी थी, घूमने की आजादी थी। तो इन सब में जो हमारा छठा नंबर था यहाँ पे था संपत्ति खरीदने की आजादी। ठीक है, संपत्ति खरीदने की आजादी। अब देखिए संपत्ति खरीदने की आजादी के साथ साथ यहाँ पे था संपत्ति की सुरक्षा की आजादी। ठीक है, तो आप लोगों को बताए थे जैसे कि हम लोग देखे थे संपत्ति की आजादी जो दी गई थी वो मूल अधिकार में था, तो मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, ये क्या है मूल अधिकार का संरक्षक है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति कहा जा सकता है, तो जा सकता है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो क्या करते थे कि जब ये मूल अधिकार में दोनों चीज रखी गई थी, संपत्ति का अधिकार और संपत्ति आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 में, तो लोग क्या करते थे कि सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अगर उनके भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता था, तो वो लोग सीधे क्या करते थे उच्चतम न्यायालय चले जाते थे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जाने के दौरान क्या होता था कि किसी भी काम को जो मतलब कि सरकार कोई काम करा रहा है तो उसे रोकना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए रोकने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सरकार किसी एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है, सरकार किसी मतलब स्टेडियम का निर्माण कर रही है, तो उन्हें क्या करता है मतलब क्या होता है सरकार को कि ज्यादा लैंड है, ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है, तो ज्यादा भूमि की आवश्यकता के होने के साथ साथ क्या करते थे कि लोग उसमें कुछ लोग अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो जाते थे और कुछ लोग भूमि नहीं देते थे। ठीक है, तो भूमि नहीं देते थे इसलिए क्या होता था कि सरकार को किसी भी काम को करने के लिए थोड़ी अड़चने पैदा होती थी यानी रुकावटें आती थी। ठीक है, तो क्या किया गया कि इसे 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों को 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, इस समय पे जनता पार्टी की सरकार थी यानी कि मोरारजी देसाई इस समय पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी, इस समय पे जनता पार्टी की सरकार थी। और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F से हटाकर इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में, जो कि एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार का मतलब क्या हुआ कि कानूनी अधिकार में हो गया, इसे अगर रख दिया गया आर्टिकल 300A में, तो आर्टिकल 300A में रखा गया तो वहां पे क्या हुआ कि सरकार आपके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन अगर कोई आपसे मतलब कि जबरदस्ती कोई आपकी भूमि, जो कोई प्राइवेट व्यक्ति है अगर वो आपकी भूमि का अधिग्रहण करता है तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 300 जो कि कानूनी अधिकार है। तो हम लोग देख लिए आर्टिकल
जो हमारा 31 था उसे समाप्त कर दिया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। उस समय पे सरकार किसकी थी? तो उस समय पे जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इनके द्वारा एक काम ये किया गया था जो कि अच्छा काम था, जो कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया था आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 को हम लोग बताया कि आर्टिकल 32 के तहत ही पूरे मूल अधिकार का, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, पूरे मूल अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 32 के तहत होता है। इसलिए इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता थे, ठीक है, जो कि संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इसको क्या कहा था? इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा। ठीक है, देखिए संविधान की आत्मा इसे किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था। और हम आप लोगों को बताए थे जब आर्टिकल 19 पढ़ा रहे थे, तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 को क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ द रीढ़, यानी कि सब ये मूल अधिकार का रीढ़ इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे मूल अधिकार का रीढ़ कहा जाता है। तो ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 19 को मूल अधिकार का ऋण कहा जाता है और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा। तो यहां तक हम लोग पढ़ते हैं संपत्ति के अधिकार तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का उपयोग कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 32 के मतलब तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तो आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।